ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आपके पास एक कस्टमर आ रहा है, उसके पास एक जेसीबी है और वो आपसे इंश्योरेंस कराना चाहता है। आप उसे क्या सजेस्ट करेंगे? कौन सी पॉलिसी देना चाहेंगे? आप में से कोई भी बताए। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। सर इसमें मैं सबसे पहले चेक करूंगा पॉलिसी नया है या पुराना। अगर पुराना है तो रजिस्टर्ड है या नहीं है। अगर रजिस्टर्ड है तब तो मोटर पॉलिसी में मिसडी में जाएगा, और अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछूंगा। व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस जेसीबी। अगर एक ही जगह पे काम हो रहा है कुलियारी पे या कहीं पे, तो मैं उसे सीपीएम के लिए सजेस्ट करूंगा। लेकिन अगर वो बोलेगा मैं इधर से उधर जाता रहता हूँ, मेरा रास्ते पे भी मूवमेंट है, तो फिर मैं बोलूंगा आप मिसडी लीजिए सर, क्योंकि रास्ते पे लोग चला के ही जाते हैं। गुड। दूसरा क्वेश्चन है, इनके अलावा कोई और बताए। एक कॉन्ट्रैक्टर आपके पास आता है, एक जेसीबी और एक रोड रोलर लेकर के या एक्सकेवेटर लेकर के, कि भाई इन दोनों का इंश्योरेंस कराना है। जेसीबी रजिस्टर्ड है आरटीओ से, एक्सकेवेटर रजिस्टर्ड नहीं है, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? राजीव के अलावा कोई और बताएं। एक कॉन्ट्रैक्टर, एक जेसीबी, एक एक्सकेवेटर लेकर आते हैं आपके पास इंश्योरेंस के लिए कि इन दोनों का इंश्योरेंस कराना है। जेसीबी आरटीओ से रजिस्टर्ड है, एक्सकेवेटर नहीं है, तो क्या सजेस्ट करेंगे आप? एनीवन? कोई भी बता, गलत हो तो भी चलेगा, आपको आइडिया हो कुछ। It differs from company to company to accept or not, if not registered in Nigeria. थोड़ी कम क्लैरिटी है। चलिए कोई बात। अब आप समझ लीजिए, सभी सुने ध्यान से, कि इंडिया मोटर टैरिफ में एक लास्ट में लिस्ट दी गई है जिसमें 58 कैटेगरी के मिस डी व्हीकल्स की लिस्ट है। और ये जो लिस्ट है, इसमें से बहुत सारे मशीनरी, इक्विपमेंट या व्हीकल्स आपने देखे भी नहीं होंगे और आपने सुने भी नहीं होंगे, इस तरीके के। लेकिन ये सभी इंश्योरेबल हैं, ये सभी इंश्योरेबल हैं। इनमें से कुछ का रजिस्ट्रेशन होता है, कुछ का नहीं भी होता। कुछ सेल्फ प्रोपेल्ड होते हैं जिनमें अपना इंजन होता है, कुछ में नहीं भी होता। कुछ को माउंट करके या कनेक्ट करके चलाना होता है, कुछ सेल्फ ड्रिवन होते हैं। लेकिन ये सभी इंश्योरेबल है और कॉन्ट्रैक्टर्स इनको कमर्शियल यूज में लेते हैं, यानी कि किसी भी प्रोजेक्ट साइट पर इनको यूज किया जा सकता है। इनका यूज हालांकि कन्फाइंड टू प्रोजेक्ट साइट होता है ज़्यादातर, लेकिन कहीं भी रोड पर भी यूज हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू दी नेसेसिटी। तो हम ऐसे व्हीकल्स को या ऐसी मशीनरीज को, ऐसे इक्विपमेंट्स का इंश्योरेंस कैसे करते हैं, ये जानते हैं आज कॉन्ट्रैक्टर्स प्लांट एंड मशीनरी इंश्योरेंस में। तो आप देखिए, आपके साथ प्रेजेंटेशन शेयर कर रहे हैं हम। विजिबल है सबको? ठीक है। अब देखिए, ये जो मैं आपको कह रहा हूँ 58 मिस डी कैटेगरी के व्हीकल्स हैं, इनमें काफ़ी कुछ तो बड़े कॉमन हैं जिनको कि आपने नॉर्मली रोड पर देखा हुआ, जैसे एग्रीकल्चर ट्रैक्टर है, एम्बुलेंस है, रोड रोलर है, बुलडोजर है,
क्रेन है, डिस्पेंसरीज हैं, एक्टिवेटर्स हैं, फायर ब्रिगेड है, ये बड़े कॉमन है और इनको आप नॉर्मली रोड पर देखते हैं। लेकिन इन्हीं में से कुछ ऐसे भी हैं जो आपने ना सुने ना देखे, जैसे रिपर है, ग्रैब्स है, फॉर्कलिफ्ट ट्रक्स है, कंप्रेसर्स हैं, ग्रेटिंग मशीन्स हैं। ये नॉर्मली पब्लिक प्लेस से यूज नहीं होती है, लेकिन ये सभी इंश्योरेबल है और कॉन्ट्रैक्टर्स हैं सभी को यूज करते हैं कमर्शियल साइट्स पर। तो कुछ के लिए मोटर इंश्योरेंस दी जाती है जो रजिस्टर्ड है, और जो अनरजिस्टर्ड है वो सीपीएम के सब्जेक्ट मैटर में आती है। अब ये सीपीएम पॉलिसी है क्या? इसकी वन लाइनर डेफिनेशन है कि वो प्लांट एंड मशीनरीज और इक्विपमेंट्स जो कि किसी स्पेसिफाइड लोकेशन पर कॉमर्शियल यूज में लिए जाते हैं बाई कॉन्ट्रैक्टर्स, और ये लोकेशन इन इंडिया होनी चाहिए। यानी किसी भी प्लांट साइट पर अगर कॉन्ट्रैक्टर इन मशीनरीज को यूज करता है तो क्योंकि डे एंड नाइट वर्क होता है, टाइम बाउंड वर्क होता है, प्रोजेक्ट की कन्फाइनमेंट है, काफ़ी लिमिटेशंस हैं, तो इनको फिजिकल लॉस और डैमेज होने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है। और क्योंकि हैवी मशीनरीज हैं तो हैवी लॉस और डैमेज भी होते हैं, ह्यूज इन्वेस्टमेंट भी होता है इनमें। तो कोई भी कॉन्ट्रैक्टर इसकी रिस्क अपने ऊपर नहीं लेना चाहता, एंड दे ऑलवेज प्रेफर टू टेक एन इंश्योरेंस पॉलिसी टू ट्रांसफर द रिस्क टू द इंश्योरेंस। अब इनमें से क्योंकि सभी इंश्योरेबल है तो सभी का इंश्योरेंस लिया जाता है, लेकिन ज्यादातर कंफ्यूजन ये रहता है कि आप जो मोटर पॉलिसी देते हैं और सीपीएम पॉलिसी देते हैं उनको ऑलमोस्ट सेम ही समझ लेते हैं, जबकि इन दोनों पॉलिसीज में किसी तरीके का कोई रिजेम्बलेंस नहीं है। ये दोनों पॉलिसी बिल्कुल पोल्स अपार्ट है, बिल्कुल एकदम एक दूसरे से डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल, सीपीएम पॉलिसी में दो सेक्शन है, मटेरियल डैमेज और थर्ड पार्टी डैमेज, थर्ड पार्टी लायबिलिटी। हालांकि कहने को मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी में भी दो ही सेक्शन होते हैं, ओडी और थर्ड पार्टी लायबिलिटी, लेकिन वो ओडी सेक्शन और थर्ड पार्टी सेक्शन दोनों डिफरेंट होते हैं। इसमें जो मटेरियल डैमेज सेक्शन है उसके मायने है कि ये ऑल रिस्क कवर है। ऑल रिस्क कवर का मतलब ये होता है कि एक्सेप्ट एक्सक्लूजन्स एवरी रिस्क इज कवर्ड अंडर द पॉलिसी, जबकि मोटर पॉलिसी में केवल लिस्टेड पेरिल से रिस्क कवर होती है, उनके पेरिल की एक लिस्ट होती है। सीपीएम में अगर कोई मशीनरी वर्क कर रही है या रेस्ट कर रही है या सब्सिक्वेंट रिएक्शन पर है या क्लीनिंग में है या ओवरऑलिंग में है, उसको पूरी डिसमेंटल कर दिया गया है, या मशीनरी को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर शिफ्ट किया जा रहा है एक ही प्रोजेक्ट साइट पर। फॉर एग्जाम्पल कोई स्टेडियम बन रहा है तो स्टेडियम की जो प्रोजेक्ट साइट है उस पर गेट नंबर 1 से गेट नंबर 3 पे शिफ्ट कर दिया, गेट नंबर 2 से गेट नंबर 5 पे शिफ्ट कर दिया, तो ये शिफ्टिंग परमिटेड है। और इनमें से ऐसी किसी भी सिचुएशन में लॉस होता है तो वो सीपीएम पॉलिसी में पेबल है, चाहे मशीनरी काम कर रही हो, रेस्ट पर हो या सब्सिक्वेंट रिएक्शन पर हो, क्योंकि जो रिस्क इस पॉलिसी में एक्सक्लूडेड नहीं है वो सारी रिस्क कवर्ड है। तो यहां मटेरियल डैमेज सेक्शन का स्कोप बहुत ही ज्यादा वाइड है और दिस इज वाइडर देन मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी, क्योंकि मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी का कन्फाइंड टू द इंश्योर्ड पेरिल्स है। और जस्ट अपोजिट टू इट थर्ड पार्टी लायबिलिटी का सेक्शन सीपीएम में बहुत रेस्ट्रिक्टेड है, जो कि मोटर में बहुत वाइड है, क्योंकि यहां जो थर्ड पार्टी पॉलिसी या थर्ड पार्टी कवरेज है पॉलिसी में वो बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड है, इन द सेंस कि दिस कवर्स ओनली थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी डैमेज, नॉट द पर्सनल लायबिलिटी। टीपीपीडी की रिस्क तो कवर है सीपीएम में, लेकिन किसी पर्सन की डेथ हो गई, थर्ड पर्सन की, या उसको कोई डिसेबिलिटी हो गई तो वो रिस्क यहाँ कवर नहीं होगी।
इट मीन्स दोनों सेक्शन का कवरेज मोटर पॉलिसी के दोनों सेक्शन से डिफरेंट है। मोटर पॉलिसी डिफरेंट है, सीपीएम पॉलिसी डिफरेंट है। इन एडिशन टू इट, जो रेट शेड्यूल है मोटर इंश्योरेंस का, वो आपने देखा है अकॉर्डिंग टू कैटेगरी ऑफ व्हीकल्स एप्लीकेबल होता है। लेकिन सीपीएम में इस तरीके की कैटेगरी ऑफ व्हीकल्स होते ही नहीं। सीपीएम में क्या होता है, 5 ग्रुप्स हैं और सारी मिस्डी व्हीकल्स, मिस्डी इक्विपमेंट्स, प्लांट और मशीनरीज इन 5 ग्रुप्स में इंक्लूडेड है। ये 5 ग्रुप ऑफ मशीनरीज इस तरीके से डिजाइन किए गए हैं टैरिफ में, सीपीएम टैरिफ में, कि ऑलमोस्ट ऑल मशीनरीज इनमें क्लासिफाइड हो जाती है, उनकी कोडिंग हो जाती है और उसी ग्रुप के अनुसार उसकी प्रीमियम रेट अप्लाई होती है। क्योंकि यहां जो प्रीमियम रेटिंग है वो ओडी चार्ट है, थर्ड पार्टी चार्ट है, पीए चार्ट के हिसाब से एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ केवल ग्रुप के हिसाब से ही प्रीमियम रेट लगेगी। फॉर एग्जाम्पल, जो मशीनरी ग्रुप 1 में उनके लिए 60 पैसे की रेट एप्लीकेबल है, लेकिन अर्थक्वेक इसमें शामिल नहीं है, तो अर्थक्वेक का एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज किया जा सकता है। बाकी ओडी, टीपी, पीए, लाइक दैट देयर इज नो बाइफरकेशन। सिर्फ ग्रुप 1 की रेट 60 पैसा। इसमें भी कंपनी की चॉइस पर है कि वो डिटेल डिस्काउंट कितना परसेंट अलाउ करती है। ग्रुप 2 में जो मशीनरीज होंगी उनकी 80 पैसा या 80% कह सकते हैं आप। ग्रुप 3 की मशीनरी के लिए 1%, ग्रुप 4 की 2%, ग्रुप 5 की ओनली 20%। ये जो ग्रुप्स है और जो रेटिंग्स है, इनका मोटर से किसी तरीके का कोई कनेक्शन नहीं है। आपको सिर्फ यही रेट लेनी है और इसके साथ अर्थक्वेक चार्ज कर सकते हैं। बाकी किसी तरीके का और प्रीमियम सीपीएम पॉलिसी में चार्जेबल नहीं है। हाँ, ये जरूर देखना है कि वो रेस्पेक्टिव ग्रुप की ही रेटिंग लगेगी, और अगर कोई मशीनरी ग्रुप 3 में आ रही है, आप उसको ग्रुप 1 में ट्रांसफर नहीं कर सकते क्योंकि इंटरचेंजेबल नहीं है। ग्रुप 5 में आ रही है, उसको आप ग्रुप 2 की रेट नहीं लगा सकते। जिस ग्रुप में मशीनरीज है उसी का कोड अप्लाई होगा, उसी की प्रीमियम रेट अप्लाई होगी। ये हार्ड एंड फास्ट है, ये एज पर टैरिफ है, और ये कॉमन टू ऑल जनरल इंश्योरेंस कंपनीज ऑफ इंडिया है। क्योंकि सीपीएम टैरिफ जो है वो सभी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के लिए है। कहने को आज की रेट में टैरिफ सारे डिसमेंटल कर दिए गए हैं, आरडी ने सारे टैरिफ डिसमेंटल कर दिए हैं, लेकिन सभी टैरिफ्स के पॉलिसी वर्डिंग्स, टर्म्स, कंडीशंस, क्लॉजेज आर एप्लीकेबल एज इट इज। ये जो डिसमेंटलिंग हुई है दैट इज ओनली फॉर द पर्पज ऑफ प्राइसिंग, क्योंकि मार्केट प्राइस फ्री कर दिया गया है। जो टैरिफ की रेट है, पहले अगर उस टैरिफ की रेट को नहीं लिया जाता था तो वो टैरिफ वायलेशन कहलाता था, जिसकी वजह से इंश्योरेंस कंपनीज को पेनल्टी भी लगती थी। टीएससी कमेटी पेनल्टी भी अप्लाई कर देती थी। लेकिन अब क्योंकि प्राइस फ्री कर दिया गया है, इंश्योरेंस कंपनीज आर एट लिबर्टी टू चार्ज एनी रेट, मीन्स टैरिफ रेट पर डी टैरिफ डिस्काउंट के नाम से जो भी उनकी कंपनी परमिट करती है उतना डी टैरिफ डिस्काउंट दे सकती है। एंड दिस डी टैरिफिंग डिस्काउंट वेरी कंपनी टू कंपनी। बाकी रेट यही होगी, अर्थक्वेक चार्जेस एक्स्ट्रा होंगे, ग्रुप यही रहेंगे, और कोई भी मशीनरी, प्लांट, इक्विपमेंट इंटरचेंजेबल नहीं होगा। अब फॉर द कन्वीनियंस आपको मैं कुछ चार्ट्स दिखाता हूं कि ये ग्रुप 1 में कौन सी मशीनरीज आएंगी। ग्रुप मशीनरी 1 की रिस्क कोड 101 से स्टार्ट होती हैं, और ये चेन ब्लॉक, कंप्रेसर, कन्वेयर बेल्ट, क्रेन्स अप टू 10 टन कैपेसिटी, मिक्सिंग मशीन, मिक्सिंग प्लांट्स,
पंप्स, ट्रांसफार्मर्स, इलेक्ट्रिक मोटर्स, रोड रोलर्स, रेलवे ट्रैकर्स, इस तरीके की जो मिसडी व्हीकल्स हैं ये सब ग्रुप 1 में आएंगे और 60% की रेट इन पर एप्लीकेबल है। 0.60%, नॉट 60, 0.60%, जिसको आप 60 पैसा कह सकते हैं। 0.60% प्लस अर्थक्वेक। तो ये ग्रुप 1 में जो व्हीकल या मशीनरी या इक्विपमेंट शामिल हैं उनका प्रीमियम रेटिंग निकालने का तरीका होगा। ऑन द सिमिलर लाइंस ग्रुप 2 की मशीनरीज देखिए। 201 से इसका रिकॉर्ड स्टार्ट होगा और इसमें होंगे एग्रीगेट प्लांट, एयरलॉक्स, गैस पावर जनरेटिंग प्लांट, ग्रेडर्स, पैन स्क्रैपर्स, रिपर्स, मोबाइल मिक्सिंग प्लांट, मैकेनिकल स्वेपर्स, स्टोन क्रशर्स, ट्रैक्टर, ट्रेलर्स, लाइक दैट। ये मशीनरी ग्रुप 2 का पार्ट है। इन पर 0.80% प्लस अर्थक्वेक का रेट अप्लाई हो जाएगा। 201 से इनका कोडिंग स्टार्ट हो जाएगा और इस ग्रुप की जो मशीन है उन पर सिर्फ इसी ग्रुप की रेट एप्लीकेबल होगी, कोई इंटरचेंज नहीं होगा। सिमिलरली ग्रुप 301 से रिकॉर्ड स्टार्ट होगा और जो मशीनरीज इसमें इंक्लूड होती जाएंगी जैसे बुलडोजर्स, क्रेन अबव 10 टन कैपेसिटी, डाइविंग इक्विपमेंट्स, एक्सकेवेटर्स, लोडर्स, ब्रिज इंस्पेक्शन मशीन्स, मोबाइल डाइविंग रिग, टॉप लिफ्ट ट्रैक्स, ये इस तरीके की जो मिसडी व्हीकल्स हैं वो ग्रुप 3 में आएंगे, जिन पर कि 1% प्लस अर्थक्वेक का रेट एप्लीकेबल होगा। तो सारी मशीनरीज कैटेगराइज हो गई, कोडिफाइड हो गई, ग्रुप हो गया उनका। इसी तरीके से ग्रुप 4 में देखिए आप हैवीएस्ट रिस्कीएस्ट मशीनरी जिसमें शामिल है और इसकी हाईएस्ट रेट है 2% प्लस अर्थक्वेक। उसमें मशीनरी कौन सी होती है जैसे ड्रिलिंग मशीन फॉर वाटर सप्लाई, टनल बोरिंग मशीन। 401 से इसका रिकॉर्ड स्टार्ट होता है। सिमिलरली ग्रुप 5 में देखिए सबसे कम रिस्क वाली मशीनरी इक्विपमेंट इसमें शामिल है, जिनमें से काफ़ी कुछ तो सेल्फ प्रोपेल्ड भी नहीं होते, जिनको कि माउंट करके या कनेक्ट करके किसी भी दूसरे व्हीकल में पर चलाना पड़ता है। तो इनका वैल्यूएशन भी कम होता है। 501 का रिकॉर्ड स्टार्ट है और 0.20% प्लस अर्थक्वेक की इसकी रेट है, लोएस्ट रेट है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस लोएस्ट रेट के लिए आप किसी दूसरे ग्रुप की मशीनरी को ग्रुप 5 में डाल दें और उसका इंश्योरेंस कर दें, ये पॉसिबल नहीं। अर्थक्वेक का जो पैटर्न है वो सेम वही है जो कि फायर इंश्योरेंस में होता है। 4 जोन है, यानी कि इंडिया 4 जोन्स में डिवाइडेड है। जोन 1, 2, 3, 4, जिसमें हाईएस्ट अर्थक्वेक फ्रीक्वेंसी वाला जो जोन है उसमें हाईएस्ट रेट है, क्योंकि इंश्योरेंस का बेसिक फंडा है हायर इज द रिस्क, हायर इज द प्रीमियम रेट, लोअर इज द रिस्क, लोअर इज द प्रीमियम रेट। तो जोन 1 का 0.10% अर्थक्वेक का रेट हो गया। लेकिन जोन 4 जिसमें कि लोएस्ट अर्थक्वेक फ्रीक्वेंसी वाले रीजन है, वहां का प्रीमियम रेट केवल 0.01% है। उस एरिया की अगर कोई मशीनरी है तो अर्थक्वेक रेट कम लगेगा, ये अर्थक्वेक रेट हो जाएगा। अब इससे पहले कि आप किसी भी प्रपोजल पर काम करें या नेगोशिएट कर लें और चेक भी ले लें और फिर आपको पता लगे कि ये तो इंश्योरेंस कंपनी की डिक्लाइन रिस्क में, क्योंकि नॉर्मली जनरल इंश्योरेंस कंपनियां जो भी उनके लिए लॉस प्रोन कैटेगरी ऑफ व्हीकल्स होता है उसको डिक्लाइन रिस्क में डाल देती है। उससे उनका क्लेम रेशो मेंटेन हो जाता है, अदरवाइज हाई क्लेम रेशो हो जाता है, जो कि उनकी डायरेक्ट बैलेंस शीट को इफेक्ट करता है और प्रॉफिटेबिलिटी को खत्म करता रहता है या प्रॉफिटेबिलिटी को खा जाता है धीरे धीरे। तो जो डिक्लाइन रिस्क है उसमें 6 कैटेगरी हैं जिनको कि सीपीएम में इंश्योरेंस नहीं किया जाता है। ये सब इंश्योरेबल
लेकिन सीपीएम कैटेगरी में इंश्योरेबल नहीं होगी। इनमें प्रोमिनेंट है रजिस्टर्ड व्हीकल्स, जो भी एक्सकेवेटर, जेसीबी या क्रेन जिसका आरटीओ से रजिस्ट्रेशन हो गया, वो व्हीकल हो गया। उस व्हीकल को आप ऑल इंडिया में कहीं भी किसी भी प्लेस पे यूज कर सकते हैं। उसका यूज प्रोजेक्ट साइट के लिए कन्फाइंड नहीं है, प्रोजेक्ट साइट के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो ऐसे रजिस्टर्ड व्हीकल का नॉर्मली सीपीएम में इंश्योरेंस नहीं होता, इनको मोटर पॉलिसी दी जाती है। सेकेंड है एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, देन टनल बोरिंग मशीन, देन ऑल टाइप ऑफ अंडरग्राउंड रिस्क, waterborne machineries, oil gas drillings और rigs। ये 6 कैटेगरी ऑफ प्लांट इक्विपमेंट और मशीनरीज आर इंश्योरेबल अंडर मोटर इंश्योरेंस एंड नॉट इन सीपीएम इंश्योरेंस। अब आप कहेंगे कि इनमें से कुछ का रजिस्ट्रेशन नहीं है, तब तो मोटर इंश्योरेंस में भी नहीं हो सकती। आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी जनरल इंश्योरेंस कंपनीज की डिक्लाइन लिस्ट कॉमन होती है। कई कंपनियां इंश्योरेंस करती भी हैं, वहां हो सकता है। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सीपीएम पॉलिसी का, वो है एडिक्वेसी ऑफ सम इंश्योर्ड। इसके मायने होते हैं कि जिस व्हीकल का, जिस मशीनरी का इंश्योरेंस कराया जा रहा है, उसका सम इंश्योर्ड मस्ट बी इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट वैल्यू ऑफ द सेम मॉडल, सेम मेक एंड सेम कैपेसिटी। और इस ये जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है, इसमें फ्रेट, ड्यूज, कस्टम ड्यूटीज, इरेक्शन कॉस्ट भी शामिल हो सकते हैं। यानी यहाँ आपको बेसिक डिफरेंस समझना है कि मोटर इंश्योरेंस में जो बीमा होता है वो आईडीवी पर होता है। वो जो आईडीवी है, इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू, वो 5 साल की सबके लिए कॉमन है, उसकी टैरिफ में लिस्ट है। तो 5 साल तक तो बोला अप्लाई होती है। उसके बाद भी 10% नॉर्मली सभी कंपनियां रिड्यूस करती हैं, क्योंकि किसी भी मोटर व्हीकल का, चाहे वो सेम डे परचेज किया गया हो, एक्स शोरूम प्राइस पर इंश्योरेंस नहीं होता। उसमें से डे 1 को भी 5% एज पर आईडीवी टेबल रिड्यूस कर दिया जाता है। उसका कॉन्सेप्ट क्या है? मोटर व्हीकल क्योंकि ये एक रनिंग व्हीकल है जो कि डेली यूज में आने वाला मशीनरी है, तो उसकी वैल्यू डेली डेप्रिशिएट होगी, उसकी मार्केट वैल्यू डेली डिक्रीज होगी, और उसकी रीसेल वैल्यू उसकी मेक और मॉडल के हिसाब से डिसाइड होगी। लेकिन सीपीएम में इसका जस्ट वाइस वर्सा है, क्योंकि ये मशीनरी सीपीएम वाली बहुत कॉस्टली मशीनरीज होती है, इनका यूज भी लिमिटेड होता है, इनका यूज कन्फाइंड टू प्रोजेक्ट साइट होता है, और ये वो मशीनरीज हैं जिनकी वैल्यू अपवर्ड इंक्रीज होती है, यानी बढ़ रही होती है। तो यहां सम इंश्योर्ड इंक्रीज होता है। उसका रीजन क्या है कि दे आर शॉर्ट सप्लाइड, तो इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं होती। फॉर एग्जांपल, आप दिल्ली में बैठे, दिल्ली में मान लिया 20,000 कार पर ईयर की डिमांड है, तो कार मैन्युफैक्चरर्स मिनिमम 20,000 तो मैन्युफैक्चर करेंगे, 23, 25, 20, 30, मोर देन दैट भी करेंगे। लेकिन दिल्ली में बैठ के आप ये अंदाजा लगाएं कि अगर कोई जेसीबी की डिमांड है या एक्सवेटर की डिमांड है, तो दिल्ली में कितनी होगी? मैक्सिमम 500, 700, 1000, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकती, क्योंकि उसके जो बायर है वो भी लिमिटेड है। या तो कॉन्ट्रैक्टर्स लेंगे, या वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स लेंगे जिनको कि कंस्ट्रक्शन, सिविल कंस्ट्रक्शन या इरेक्शन में से कंसर्न। फॉर एग्जांपल, नगर निगम है, ब्रिज कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट है, पीडब्ल्यूडी है, दे आर द बायर्स।
तो इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल है डिमांड एंड सप्लाई का। जहां डिमांड ज्यादा है वहां मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा होगी, सप्लाई भी ज्यादा होगी, और डिमांड ही कम है तो मैन्युफैक्चरिंग भी उतनी होगी। तो ये मशीनरी शॉर्ट मैन्युफैक्चर्ड है और इनकी प्राइस हमेशा अपवार्ड होगी, इंक्रीज होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई मशीनरी 2 साल पहले 40 लाख की खरीदी है, कोई मान लिया क्रेन खरीदी है, और आज आप 2 साल बाद उससे खरीदने जा रहे हैं, तो हो सकता है उसकी कीमत 45 लाख हो गई, 48 लाख हो गई। तो उसकी आज की डेट में रिप्लेसमेंट वैल्यू 48 लाख होगी। अगर आप उसका 40 लाख का इंश्योरेंस करते हैं तो ये सब्जेक्ट टू अंडर इंश्योरेंस है, क्योंकि सीपीएम इज ए ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग इंश्योरेंस, और इंजीनियरिंग इंश्योरेंस एंड फायर इंश्योरेंस बोथ आर सब्जेक्ट टू अंडर इंश्योरेंस। जहां अंडर इंश्योरेंस होगा वहां एवरेज क्लॉज अप्लाई हो जाएगा, जहां एवरेज क्लॉज अप्लाई होगा वहां पर इंश्योर्ड इज द लूजर, क्योंकि जितना अंडर इंश्योरेंस है उसी प्रोपोर्शन में उसका क्लेम भी रिड्यूस हो जाएगा। इन केस देयर इज एनी लॉस, claim will be reduced proportionately as in proportion to the under insurance। इसलिए यह सम इंश्योर्ड ओवर इंश्योर्ड हो तो चलेगा, किसी को कोई नुकसान नहीं, प्रीमियम फिर भी थोड़ा ज्यादा लगेगा, लेकिन वो प्रीमियम बहुत बड़े नुकसान से सेव करेगा इंश्योर को, क्योंकि द अल्टीमेट यूजर इज इंश्योर्ड इफ देयर इज एनी अंडर इंश्योरेंस। तो अंडर इंश्योरेंस सीपीएम में होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इंजीनियरिंग इंश्योरेंस पॉलिसी का पार्ट है। सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस पॉलिसी का कि इस पॉलिसी में ट्रांजिट कवरेज नहीं। सर सॉरी ट्रांजिट इंश्योरेंस का कवरेज नहीं होता। कुछ कह रहे? हेलो, हाँ तिलक जी बोले। हाँ जमीन सर, उसमें ना, सॉरी टू इंटरप्ट यू, ये जो वैल्यू की जो बात है थोड़ा सा एक लोग ना काफी बीच में कंफ्यूज होते रहते हैं। आई जस्ट वांटेड टू हैव लिटिल बिट क्लैरिटी ऑन द आईडीबी वैल्यू की हम बात कर रहे थे ना, जो अंडर इंश्योरेंस का, उसके अंदर सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे मान लीजिए सीपीएम मशीन है जहां पे 2 साल पुरानी, जहां पे 20 लाख का वैल्यू थी, जिसके अंदर इनवॉइसिंग की हम बात कर रहे हैं। तो सिमिलरली जब हम मोटर में बात कर रहे होते हैं तो 5% डेप्रिशिएट करते हैं, देन वी गो फॉर इंश्योरेंस, जो नॉर्मल ट्रेड बना हुआ, जहां ऑफ कोर्स मोटर इंश्योरेंस ऑन रोड में होगा तो डेली वो डेप्रिसिएशन होता रहेगा। सीपीएम के अंदर सर सपोज मान लीजिए 20 लाख का वैल्यू है, क्या अगेन द सेम डेप्रिसिएशन विल अप्लाई हियर और 20 लाख शुड बी द राइट सम इंश्योर्ड? तो एक तो ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि सर अगर 2 साल पुरानी मशीन है, दैट टाइम इट वाज द कॉस्ट ऑफ 20 लाख, नाउ आफ्टर 2 years ड्यू टू सम हाई डिमांड और मैन्युफैक्चरिंग कम हो रहा है, 20 की जगह आप 25 लाख हो गया मार्केट वैल्यू। सो नाउ द कस्टमर शुड, आई मीन व्हाट वुड बी द राइट सम इंश्योर्ड, इज इट 20 लाख itself और 25? सो ये थोड़ा सा और क्लैरिटी देंगे तो इन लोग थोड़ा सा यस डोंट। देखिए इसको ऐसे समझिए आप कि एजुकेशन सम इंश्योर निकालने का द बेस्ट मेथड क्या है। ये कोई भी मशीनरी जो आपके पास इंश्योरेंस के लिए आती है, चाहे वो एक्टिवेटर हो, क्रेन हो, बुलडोजर हो, कोई भी मशीनरी हो, तो आप उसकी मैन्युफैक्चरिंग ईयर पर बच जाएंगे। वो 2 साल पुराना हो, 3 साल पुराना हो, 4 साल पुराना हो सकता है, कोई इश्यू नहीं। आपको सिर्फ उससे ये पूछना है कि आज की डेट में इसकी परचेज वैल्यू क्या है, और उसका सिंपल सा मेथड है कि डीलर्स को फोन कीजिए और डीलर से उसकी आज की सेम मेक मॉडल की परचेज प्राइस ले लीजिए। वो परचेज प्राइस उसकी करंट रिप्लेसमेंट वैल्यू है। इन एडिशन उस परचेज प्राइस में फ्रेट, ड्यूज, कस्टम ड्यूटीज, इरेक्शन कॉस्ट, इनको भी शामिल किया जा सकता है, क्योंकि ये दीज आर पार्ट ऑफ सम इंश्योरेंस। किसी भी व्हीकल को जब चलाया जाता है तो ये सारी चीजें इनकर हो जाती हैं उसमें, मिस डी के व्हीकल्स को।
तो आपको सिंपल तरीका है कि आप ना तो कहीं से कोई असेसमेंट कराए, ना कोई वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट मांगे, नथिंग डूइंग। उस मशीनरी के डीलर को फोन कीजिए, उससे प्राइस लीजिए कि इसकी आज की डेट में इस मेक की, इस कैपेसिटी की, क्योंकि इनके सबके मॉडल होते हैं, उस मॉडल की परचेज प्राइस क्या है, कितने का आ रहा है, दैट्स ऑल। और उसमें क्या फ्रेट लगेंगे, क्या ड्यूज होंगे, क्या ड्यूटी लगेंगी, वो बता दें, तो उसका सम इंश्योर्ड निकल आएगा, सिंपल। तो जब आप सम इंश्योर्ड निकाल रहे हैं उस वक्त ये अपने माइंड से बिल्कुल निकाल दीजिए कि आईडीबी नाम की यहाँ कोई चीज अप्लाई होगी, या यहाँ कोई एक शोरूम प्राइस पर किसी भी तरीके का डिडक्शन एप्लीकेबल होगा, या ये मशीनरी 4 साल पुरानी है, 5 साल पुरानी है, नथिंग डूइंग। क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी इस बात के लिए तैयार बैठी है कि अगर आज की इस मशीनरी का अगर आज टोटल लॉस हो जाता है, जो कि आपने 30 लाख की खरीदी थी, आज की डेट में उसकी 38 लाख की वैल्यू है, 38 लाख का आपने इंश्योरेंस ले लिया है, तो इंश्योरेंस कंपनी आज की डेट में टोटल लॉस होने पर 38 लाख देगी, सब्जेक्ट टू पॉलिसी डिडक्टिबल्स। लेकिन अगर इंश्योरेंस ही आपने 30 लाख का लिया है तो इंश्योरेंस कंपनी सम इंश्योर्ड से ज्यादा तो नहीं देगी। तो आपको सम इंश्योर्ड लेने में सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि उसकी करंट रिप्लेसमेंट वैल्यू, यानी आज की डेट में उसकी परचेज वैल्यू इंक्लूडिंग फ्रेट, ड्यूज, कस्टम ड्यूटीज एंड इरेक्शन कॉस्ट क्या है, दैट इज ऑल। बहुत सिंपल तरीका है, कोई कंफ्यूजन नहीं। दूसरे आते हैं हम ट्रांजिट कवरेज पर। अब इस पॉलिसी में ये सबसे बड़ा फैक्टर है कि जो भी मिसडी व्हीकल्स इस सीपीएम पॉलिसी में इंश्योर्ड होंगे, वो रोड पे, पब्लिक प्लेस पे अगर यूज होते हैं और उनमें कोई लॉस होता है तो ये पॉलिसी वो लॉस कवर नहीं करेगी, क्योंकि उस प्रोजेक्ट साइट पर अगर कोई शिफ्टिंग हो रही है तो वो रिस्क तो कवर है। लेकिन पब्लिक प्लेस पर, जैसे मान लिया मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मेरी 4 सिटीज में मेरे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, एक जगह मैं हॉस्पिटल बना रहा हूँ, एक स्टेडियम बना रहा हूँ, एक ऑफिस की बिल्डिंग तैयार हो रही है, एक जगह रेजिडेंशियल बिल्डिंग तैयार हो रही है। मैं चारों प्रोजेक्ट साइट पर अपने जेसीबी, अपने एक्सकेवेटर, अपने क्रेन सबको यूज करता हूँ। तो मुझे एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट तक ले जाने के लिए अगर मैं बाई रोड जा रहा हूँ तो बाई रोड तो पब्लिक प्लेस है, किसी तरीके का मेरे व्हीकल में कोई लॉस या डैमेज हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी उसका क्लेम पे नहीं करेगी, क्योंकि यूज इज कन्फाइंड टू द प्रोजेक्ट साइट ओनली। प्रोजेक्ट साइट पे हुआ है, चाहे वो कोई सी भी लोकेशन पे हो, तो रिस्क कवर्ड है, क्योंकि प्रोजेक्ट की कितनी भी साइट हो मेरे पास, मैं उन सबको प्रपोजल फॉर्म में भर के फ्लोटर कवर में कवर करा सकता हूँ। लेकिन पब्लिक प्लेस पर अगर कुछ भी हो जाता है तो वो ट्रांजिट की रिस्क इस पॉलिसी में कवर नहीं होगी। ट्रांजिट रिस्क फ्रॉम साइट टू साइट विल बी एक्सक्लूडेड। तो उसके लिए क्या ऑप्शन है? उसके लिए 2 ऑप्शन होते हैं, या तो मैरिन की ट्रांजिट पॉलिसी ली जाए पहली चीज, या उसको लोडर्स के थ्रू कैरी किया जाए, और ये दोनों यूज होते हैं। तो मैरिन की ट्रांजिट पॉलिसी में भी अगर किसी तरीके का कोई लॉस हो गया तो वो भी कवर हो जाता है, लेकिन सीपीएम पॉलिसी उस लॉस को पे नहीं करेगी। अब जब आप पॉलिसी दे रहे हैं किसी को, तो हमारे पास इस पॉलिसी से रिलेटेड 6 एड ऑन कवर है। नॉर्मली एड ऑन कवर्स कंपनी टू कंपनी डिफर करते हैं, किसी के पास 4 हो सकते हैं, किसी के पास 14 हो सकते हैं, डिपेंड्स। क्योंकि एड ऑन कवर का मतलब ये होता है कि ये रिस्क बेसिक पॉलिसी का इनबिल्ट कवर नहीं है, पहली चीज, यानी कि एक एडिशनल रिस्क है या एडिशनल पेरिल है। तो क्योंकि एक एडिशनल रिस्क है, इसके लिए एड ऑन बनाया तो इसका प्रीमियम भी एक्स्ट्रा होगा। और किसी भी कंपनी के पास कितने भी नंबर ऑफ एड ऑन कवर्स होंगे, और सबसे बड़ी बात कि सारे एड ऑन कवर्स ऑप्शनल होते हैं, कंपलसरी नहीं होते, कोई भी मैंडेटरी नहीं होती। एज पर चॉइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर और बायर और परचेजर, उनको जितने एड ऑन कवर्स की रिक्वायरमेंट है, जितने वो अफोर्ड कर सकते हैं उतने वो ले सकते हैं। इसलिए सारी कंपनियां नीड बेस्ड एड ऑन कवर्स बनाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस सीपीएम पॉलिसी में थर्ड पार्टी लायबिलिटी जो है वो टीपीपीडी यानी थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी डैमेज तो कवर है, लेकिन पर्सन की लायबिलिटी कवर नहीं है।
और नॉर्मली प्रोजेक्ट साइड पर थर्ड पार्टी लायबिलिटी की रिस्क बहुत ज़्यादा रहती ही है। तो थर्ड पार्टी लायबिलिटी का एड ऑन कवर है। इसमें प्रपोजल को 2 लिमिट सेलेक्ट करनी होती है अपने लिए, एनी वन पर्सन लिमिट और एनी वन एक्सीडेंट लिमिट। और रेट ऑफ प्रीमियम 0.25% होता है। तो ये जो एनी वन पर्सन लिमिट और एनी वन एक्सीडेंट लिमिट है, प्रीमियम इन्हीं पर अप्लाई होगा। एनी वन पर्सन लिमिट फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपीज ले ली, एनी वन एक्सीडेंट लिमिट फॉर एग्जांपल 25 लाख रुपीज ले ली। तो इतने तक का जो भी लॉस होता है उसको इंश्योरेंस कंपनी पे करे। और अगर आप ये एड ऑन कवर नहीं लेते हैं, कॉन्ट्रैक्टर नहीं लेता है, तो प्रोजेक्ट साइट पर भी या कहीं भी कोई थर्ड पार्टी लॉस उसका हो गया, उसको जो भी लायबिलिटी आती है, जो कि लैक्स में मिलियंस में हो सकती है, he has to afford it out of his own pocket। तो कोई भी कॉन्ट्रैक्टर इतनी बड़ी रिस्क अपने लिए लेना पसंद नहीं करेगा और हमेशा प्रेफर करेगा कि थर्ड पार्टी लायबिलिटी का एड ऑन कवर ले लिया जाए। लेकिन आपको यहाँ बताना होता है कि इसमें थर्ड पार्टी लायबिलिटी कवरेज मोटर पॉलिसी की तरह नहीं है। आप ये ना समझें कि ऑटोमेटिक थर्ड पार्टी लायबिलिटी एज पर मोटर व्हीकल एक्ट कवर हो गई, जो कि अनलिमिटेड है। यहाँ मोटर व्हीकल एक्ट अप्लाई नहीं होता, यहाँ मोटर टैरिफ भी अप्लाई नहीं होता। यहाँ तो CPM का टैरिफ है, कोई एक्ट इसको कवर नहीं कर रहा। तो थर्ड पार्टी लायबिलिटी का एड ऑन कवर एडवाइजेबल है, मोस्ट एडवाइजेबल। सेकेंड एड ऑन कवर है ओनर सराउंडिंग प्रॉपर्टी। ओनर सराउंडिंग प्रॉपर्टी के मामले का मतलब है कि प्रोजेक्ट साइट पर कॉन्ट्रैक्टर की मशीनरी को अगर ओनर की किसी सराउंडिंग प्रॉपर्टी से किसी भी तरीके का रिस्क है तो वो एड ऑन कवर ले सकता है, 0.25% उसका प्रीमियम। लेकिन थर्ड है क्लियरेंस एंड रिमूवल ऑफ डेब्रिस। ये नॉर्मली कॉन्ट्रैक्टर्स लेते हैं, उनको मालूम है क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट साइट पर रॉन्ग डिजाइन से, रॉन्ग मेजरमेंट से, केयरलेसनेस से कोई भी कंस्ट्रक्टेड पोर्शन को भी तोड़ा जा सकता है, दोबारा रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है, री यूज किया जा सकता है। तो उसमें फिर जो उसको रिमूवल में जो डेब्रीज होंगी, मलबा होगा, उसको हटाने की अलग से कॉस्ट आएगी। और क्योंकि वो बहुत भारी होता है, बहुत रिस्की होता है, किसी की लाइफ का रिस्क रहती है उसमें, वो उसके लिए मशीनरीज अप्लाई करनी पड़ती है। और ये किसी भी प्रोजेक्ट साइट में बड़ी नॉर्मल सी चीज़ होती है, 2 बार 4 बार 6 बार कितनी बार हो सकती है। इसलिए वो इस एड ऑन कवर को लेना हमेशा पसंद करें। फिर एडिशनल कस्टम ड्यूटी, एक्सेस फ्रेट एंड एयर फ्रेट। ये तीनों इसलिए बहुत यूजफुल हो जाते हैं क्योंकि शॉर्ट सप्लाई होती है, शॉर्ट मैन्युफैक्चरिंग होती है मशीनरीज की। तो बाई चांस किसी मशीनरी का कोई पार्ट टूट गया या मशीनरी का ही टोटल लॉस हो गया, मशीनरी ने बिल्कुल सीज हो गया, इंजन काम करने लायक ही नहीं रही, आपको इमीडिएटली उसका रिप्लेसमेंट चाहिए। क्योंकि प्रोजेक्ट साइट पर जो काम होते हैं वो चेन से होते हैं सब चीज़ें, क्योंकि कारीगर भी लगे हुए हैं, मशीनरी भी लगी हुई हैं, इंजीनियर्स भी लगे हुए हैं। अब एक भी चीज़ इसमें से एक भी कंपोनेंट रुकता है तो फिर सारा का सारा प्रोजेक्ट का काम रुकता है। और अगर वो फिर चीज़ सप्लाई नहीं आती है 2 4 6 दिन 10 दिन 20 दिन महीने, तो फिर सारा प्रोजेक्ट एट हाल्ट आ जाता है, पेनल्टी की भी सिचुएशन आ जाती है, टाइम बाउंड होते हैं ये नॉर्मली प्रोजेक्ट। तो ऐसी सिचुएशन में कई बार इंपोर्ट करनी पड़ जाती है, या कोई बहुत दूर से इंडिजिनस में मंगाना तो भी काफ़ी दूर से मंगा रहे हैं तो उसके लिए एडिशनल कस्टम ड्यूटी लग सकती है, एक्सप्रेस फ्रेट है, एयर फ्रेट है, सब लग सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में ये सब अगर आप नहीं लेते हैं तो कॉन्ट्रैक्टर को अपनी पॉकेट से पे करना होता है। और ये एड ऑन कवर ले लिए तो प्रीमियम तो 5000 का होगा, बट इट विल सेव कॉस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ रुपीज। तो एड ऑन कवर बहुत यूजफुल होते हैं और सारे के सारे 6 एड ऑन कवर बहुत ही यूजफुल है। अब आते हैं पॉलिसी के एक्सक्लूजन्स। इनमें कई एक्सक्लूजन्स इतने इंपॉर्टेंट है कि जिनको समझे के बिना आपका काम नहीं चलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वन है कि लॉस और डैमेज कॉज ड्यू टू इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल ब्रेकडाउन। अब मान लिया मैंने कोई एक्सकेवेटर का इंश्योरेंस कराया है
और एक्सीवेटर काम करते करते उसमें कोई मैकेनिकल ब्रेकडाउन हो गया, बिल्कुल बंद हो गया काम करना। सर एक क्वेरी था। हाँ सर मैं खाली ये पूछ रहा था, जो अपना 2% ऑफ कस्टम ड्यूटी और ये एयर फ्रेट जो आपने 5% दिया है, ये 2% और 5% का इसका एग्जैक्ट मतलब क्या हो गया? सपोज अगर एयर फ्रेट का मैंने कवरेज लेके रखा है, एयर फ्रेट मेरा लग गया सोचिए 50,000 रुपए, तो उसका 2% का प्रीमियम हो जाएगा या 2% अपने 5% कवर करेंगे? नहीं, ये तो प्रीमियम रेट दिए। लेकिन सर ये प्रीमियम रेट अपने कैसे डिसाइड कर सकते हैं? क्योंकि एयर फ्रेट कितना लगेगा उसका तो अपने पास कोई वो नहीं है, या कस्टम ड्यूटी कितना लगेगा। नहीं, आप गलत हो। ये हम एयर फ्रेट का एड ऑन कवर देने के लिए आपको प्रीमियम चार्ज करेंगे। अब आपका जो भी एयर फ्रेट लगता है वो आप दे दीजिए, वो टोटल वो तो रिएम्बर्सेबल है, क्योंकि वो रिस्क कवर हो गई इसकी। तो ये जो 2% अपने रेट लिखे हैं हाँ। एयर फ्रेट का, वो किस पे कैलकुलेट होता है? टोटल प्रीमियम पे 2% एक्स्ट्रा लगेगा। जो प्रीमियम रेट लगाई गई है, प्रीमियम रेट लगाई गई है, अच्छा अच्छा अच्छा, वो मशीनरी का प्रीमियम का पार्ट बन गया, उसको 2% एक्स्ट्रा लग गया। ओके 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 ओके, मैं बस उसी चीज के लिए कंफ्यूज हो गया था। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, अब इसमें एक्सक्लूजन्स में मैं आपको बता रहा था कि फॉर एग्जांपल मैकेनिकल ब्रेकडाउन हो गया इसका बेटा। अब क्योंकि मेरे पास इंश्योरेंस है तो मैं तो इंश्योरेंस कंपनी पर क्लेम करूंगा ना, मैकेनिकल ब्रेकडाउन है, मशीनरी काम ही नहीं कर रही, इंश्योरेंस इसीलिए कराया गया। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी एक लाइन का मेरे को रेपुटेशन लेटर देकर उसे खारिज कर देती है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल ब्रेकडाउन हुआ है और इंश्योरेंस कंपनी क्लेम खारिज कर रही है, क्यों? और इसका रीजन समझिए, ये इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ब्रेकडाउन है मशीनरी का, तो कोई मशीनरी को कॉन्ट्रैक्टर खुद तो चला नहीं रहा है, कौन यूज कर रहा है उसको? उसका ऑपरेटर या उसका ड्राइवर या उसका लेबर। अब इन लोगों की केयरलेसनेस कहाँ होती है? कूलेंट यूज नहीं किया, लुब्रिकेंट यूज नहीं किया, फ्लूइड यूज नहीं किया, तो ऐसी लापरवाही से क्या होगा? इंजन सीज हो जाएगा, क्योंकि ये सब केयरलेसनेस है, ये कोई एक्सीडेंटल लॉस नहीं है। एक्सीडेंटल लॉस पॉलिसी में कवर होता है, लेकिन ये केयरलेसनेस तो कोई पॉलिसी कवर नहीं करती ना, ये फेलियर है, इसलिए ये लॉसेस पेबल नहीं होते। दूसरा, बॉयलर एंड प्रेशर वेसल के कवर नहीं होते क्योंकि उसके लिए सेपरेट पॉलिसी होती है। तीसरा, नॉर्मल वियर एंड टियर के लॉसेस कवर नहीं होते क्योंकि मशीनरी दिनों रात काम करती हैं। किसी मशीनरी का कभी चाकू टूट गया, किसी की ड्रिल टूट गई, किसी के बेड्स टूट गए, किसी की टायर फट गए, किसी के रोप टूट गई, किसी की चेन टूट गया, तो नॉर्मल वियर एंड टियर है, इनका तो क्लेम इंश्योरेंस कंपनी देगी नहीं। इसके अलावा ट्रांजिट में अगर कोई लॉस हुआ है तो उसको भी इंश्योरेंस कंपनी पे नहीं करेगी। अब मशीनरी में कोई पार्सल लॉस हुआ है मान लीजिए, तो पार्सल लॉस के मायने हैं कि पूरी मशीनरी डैमेज नहीं हुई है, तो उस केस में कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स इंश्योरेंस कंपनी देगी, रिपेयर चार्जेस भी देगी, कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग एंड डिरेक्शन का भी देगी, डेप्रिसिएशन काटेगी, लेकिन लिमिटेड पार्ट्स में, इनकी लिमिटेड लाइफ है। अब ये सब मिलेगा, लेकिन एक शर्त पर मिलेगा कि सम इंश्योर्ड एडिक्वेट होना चाहिए। अगर सम इंश्योर्ड पूरा नहीं है तो कंडीशन ऑफ एवरेज लग जाएगी, और उसमें जितने परसेंट अंडर इंश्योरेंस है उतने परसेंट क्लेम अमाउंट में से कट जाएगा, तो क्लेम विल बी पेड प्रोपोर्शनली। ऐसा ही टोटल लॉस में भी होगा कि टोटल लॉस में अगर मशीनरी बिल्कुल खत्म हो गई, जल गई या बिल्कुल पुर्जे पुर्जे हो गई, तो इंश्योरेंस कंपनी विल पे द न्यू रिप्लेसमेंट वैल्यू ऑफ दैट मशीनरी प्रोवाइडेड द सम इंश्योर्ड इज एडिक्वेट। अब न्यू रिप्लेसमेंट वैल्यू मान लिया 45 लाख और सम इंश्योर्ड है उसका मशीनरी का केवल 35 लाख, तो इंश्योरेंस कंपनी 35 लाख से ज्यादा तो देगी नहीं, इसलिए सम इंश्योर्ड पूरा होना जरूरी है। अब यहां मैं आपको एक कंपैरिजन देता हूं मोटर पॉलिसी का, सीपीएम पॉलिसी का, आप समझने की कोशिश कीजिए, इसको बिल्कुल फंडा क्लियर हो जाएगा कि दोनों पॉलिसी किस तरीके से डिफरेंट है। मोटर पॉलिसी में
व्हीकल्स का क्लासिफिकेशन होता है, जैसे मोटराइज टू व्हीलर, प्राइवेट कार, कमर्शियल व्हीकल्स। फिर कमर्शियल व्हीकल्स में भी जीसीसीबी, पीसीसीबी, मिसडी, ये कैटेगराइज्ड। ये सारी जनरल इंश्योरेंस कंपनी के लिए यही कैटेगराइजेशन एप्लीकेबल होता है, क्योंकि एज पर टैरिफ। सीपीएम में तो ऐसा कुछ है नहीं। सीपीएम में जो भी व्हीकल प्रोजेक्ट साइट पे काम कर रहा है वो 5 ग्रुप में से किसी एक ग्रुप का है। ग्रुप 1 का है तो वो 0.6% से इंश्योर हुआ है, ग्रुप 2 का है तो 0.8% से इंश्योर हुआ है, ग्रुप 3 का है तो 1% से, ग्रुप 4 का है तो 2% से, और 5 का है तो 0.2%। तो ये क्लासिफिकेशन बिल्कुल डिफरेंट हो गई। दूसरा कवरेज पे आइए। अब मोटर का पॉलिसी में नेम्ड पैरल से, नेम्ड पैरल का मतलब लिखे हुए हैं कि फायर, एक्सप्लोजन, सेल्फ इग्निशन, लाइटनिंग, बर्गलरी, हाउस ब्रेकिंग, राइट स्ट्राइक, अर्थक्वेक, एसटीएफआई के अलावा टेररिज्म, ये सब लिखे हुए। सीपीएम में ऐसा कुछ भी नहीं। सीपीएम कहता है ऑल रिस्क कवर एक्सेप्ट एक्सप्लोजन। ओवरटर्निंग की एक ऐसी रिस्क है जो अगर मोटर की मिस डी पॉलिसी दी जाती है किसी भी व्हीकल्स को, मोटर की जो मिस डी व्हीकल की कैटेगरी को इंश्योरेंस करने के लिए जो मोटर पॉलिसी दी जाती है, उसमें ओवरटर्निंग का एडिशनल प्रीमियम चार्ज किया जाता है। लेकिन सीपीएम पॉलिसी में ये ओवरटर्निंग की इनबिल्ट रिस्क है, इसका कोई एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज नहीं किया जाता। इसके अलावा जो कंपल्सरी एक्सेस है, मोटर की पॉलिसी पर कंपल्सरी एक्सेस बहुत लिमिटेड होता है, बहुत ही शॉर्ट होता है। जैसे कि 2 व्हीलर से ही देखें आप 100 रुपये, प्राइवेट कार पर 500, 1000 सीसी से ज़्यादा की तो 1000 रुपीज़, और मैक्सिमम 2500 रुपीज़। लेकिन सीपीएम में कंपल्सरी एक्सेस स्टार्ट फ्रॉम मिनिमम 12,500 रुपीज़। तो उसमें कंपल्सरी एक्सेस की लिमिट भी ज़्यादा है। सारे मोटर व्हीकल्स इंडिया मोटर टैरिफ से गवर्न होते हैं और सारी सीपीएम पॉलिसी सीपीएम टैरिफ से गवर्न होती है। व्हीकल्स मेंट फॉर पब्लिक यूज, कोई भी व्हीकल है, चाहे 2 व्हीलर है, प्राइवेट कार है या कमर्शियल व्हीकल, पब्लिक प्लेस का होगा। कमर्शियल व्हीकल है तो गुड्स कैरिंग या पैसेंजर कैरिंग के लिए होगा। यहाँ पर्पज ही दूसरा है सीपीएम। सीपीएम में किस लिए हो रहा है? वो प्रोजेक्ट साइट के लिए हो रहे हैं। प्रोजेक्ट साइट पे किस तरीके के काम होते हैं? एक्सकवेशन हो सकता है, हार्वेस्टिंग हो सकती है, ड्रिलिंग हो सकती है, लिफ्टिंग हो सकती है। यह पर्पज ही डिफरेंट है। मोटर व्हीकल कैटेगरी में जो भी इंश्योरेंस हुआ है वो उसी व्हीकल का होगा जो कि आरटीओ से रजिस्टर्ड है। कोई व्हीकल ऐसा है जो कि पब्लिक प्लेस पर चल रहा है लेकिन आरटीओ से रजिस्टर्ड नहीं है तो उसका मोटर व्हीकल में इंश्योरेंस होगा ही नहीं। और एक बार रजिस्टर हो गया तो फिर वो ऑल इंडिया में किसी भी पब्लिक प्लेस पर यूज हो सकता है, कहीं से भी, और उसका इंश्योरेंस हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो सीपीएम के व्हीकल है ये तो केवल प्रोजेक्ट साइट पर यूज होगी। प्रोजेक्ट साइट कितनी भी हो सकती है। मोटर पॉलिसी में कंपल्सरी थर्ड पार्टी लायबिलिटी एज पर मोटर व्हीकल एक्ट जो कि अनलिमिटेड है। थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी डैमेज की लायबिलिटी 7.5 लाख तक लिमिटेड है। बॉडीली इंजरी अनलिमिटेड है। लेकिन यहां सीपीएम में केवल थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी डैमेज की लायबिलिटी कवर्ड है जो कि एज पर सब इंश्योर्ड है। आपको थर्ड पार्टी पर्सनल लायबिलिटी के लिए तो एड ऑन कवर ही लेना पड़ेगा, उसमें भी आपको दोनों लिमिट, एनी वन पर्सन और एनी वन एक्सीडेंट की लिमिट सेलेक्ट करनी होगी। सम इंश्योर्ड निकालने का तरीका देखिए। मोटर पॉलिसी में सम इंश्योर्ड आईडीबी टेबल से होता है। एक्स शोरूम प्राइस लेस डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंग टू दी परसेंटेज गिवन इन द आईडीबी टेबल अकॉर्डिंग टू एज ऑफ व्हीकल। लेकिन यहां सब इंश्योर्ड न्यू रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ द व्हीकल होता है ऑफ द सेम मेक, मॉडल एंड करंट डेट। सेम मेक एंड मॉडल ऑन करंट डेट की जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ पॉलिसी दोनों केस में ट्रांसफरेबल है, मोटर में भी सीपीएम में भी। लेकिन ये जो नो क्लेम बोनस का फंडा है
ये केवल मोटर में, सीपीएम में कोई नो क्लेम नाम की चीज नहीं। मोटर के हर कैटेगरी ऑफ व्हीकल पर है। किसी भी कंप्लीटेड वन इंश्योरेंस क्लेम फ्री ईयर पर इंश्योर्ड इज एंटाइटल्ड फॉर नो क्लेम बोनस with certain percentage which can be deducted from the OD premium। और ये एनसीबी हर साल बढ़ता है जितने साल व्हीकल क्लेम फ्री रहेगा। ये बढ़ता चला जाएगा। मैक्सिमम लिमिट है 50%, और ये 50% की लिमिट तब तक कंटिन्यू रहेगी जब तक पॉलिसी पर कोई क्लेम नहीं आया। यह एनसीबी ट्रांसफर नहीं होगा, पॉलिसी ट्रांसफर हो जाएगी, क्योंकि एनसीबी इज अर्न्ड बाय द पर्सन, नॉट बाय द व्हीकल। तो ये मोटर के हर व्हीकल में एप्लीकेबल है। सीपीएम में ऐसा कोई कंसेप्ट है ही। सीपीएम में तो अगर एक साल में 2 क्लेम आए हैं तो भी उतना ही प्रीमियम है, अगले साल नहीं आया तो भी अगले साल वही प्रीमियम। अब आपको जो प्रिकॉशन लेना है वो मैं आपको बता देता हूँ, एक एग्जाम्पल से बताया। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक टाटा हिटाची X110 एक्सकेवेटर का प्रपोजल आता है, जो कि इंश्योर ने 4 साल पहले 40 लाख का खरीदा था। मेक मॉडल सब कुछ डिफाइंड है। टाटा हिटाची X110 एक्सकेवेटर 4 साल पहले 40 लाख का खरीदा था। आपके पास इंश्योरेंस के लिए आता है। आपने पहला सवाल पूछा, क्या ये आरटीओ से रजिस्टर्ड है? उसने कहा जी हाँ। तो आपने उसको मोटर पॉलिसी दे दी। अब मोटर की पॉलिसी में 4 साल पुराना 5वें साल रिन्यूअल के लिए आएगा तो 20 लाख का इंश्योरेंस होगा। भाई जो पॉलिसी में 5 लाख का क्लेम आ गया, मोटर पॉलिसी की तरफ से क्लेम सेटल हो गया, माइनस सालवेज, माइनस डेप्रिसिएशन, माइनस कंपल्सरी क्लॉज, क्लेम सेटल हो गया, कोई इश्यू नहीं, क्योंकि अब वो मोटर इंश्योरेंस का पार्ट है। सेकेंड इंस्टेंस, यही टाटा हिटाची X110 एक्सकेवेटर आपके पास इंश्योरेंस के लिए आता है। आप पहला सवाल उससे पूछते हैं कि क्या ये आरटीओ से रजिस्टर्ड है? उसने कहा नहीं। तो आपने कह दिया हम आपका सीपीएम पॉलिसी आपको दे देंगे। अब अगर आपको नॉलेज है तो आप उससे दूसरा सवाल और पूछिए कि आज की डेट में इसकी करंट रिप्लेसमेंट वैल्यू क्या है, क्योंकि आपने जो हमको डिटेल दिया उसमें ये टाटा हिटाची X110 एक्सकेवेटर मॉडल 4 साल पुराना दिख रहा है, जो कि 40 लाख का आपने खरीदा। आज कितने का है? आपने डीलर को फोन लगाया, डीलर बोलता 50 लाख। तो आपको कस्टमर कहना है 50 लाख का इंश्योरेंस होगा, इससे ज़्यादा का हो जाएगा, कम का नहीं होगा। आपके इसमें और कोई खर्चे लगे हैं, कोई भी कॉस्ट ड्यूटी वगैरह लगी है, वो बता दीजिए, वो भी शामिल हो जाएगा। आपने इसका 50 लाख का बीमा कर दिया। पॉलिसी पीरियड में मान लिया 5 लाख का क्लेम आया, उसको पूरा 5 लाख का क्लेम मिल गया, पॉलिसी डिडक्टिबल्स अप्लाई करके, क्योंकि अब ये सीपीएम पॉलिसी का पार्ट है, उसका सम इंश्योर्ड पूरा क्लेम पूरा मिल गया। ये दोनों एग्जाम्पल बड़े क्लियर है। कंफ्यूजन कहाँ होता है, गलती कहाँ होती है कि आपके पास यही टाटा हिटाची X110 एक्सकेवेटर आया, उसने कह दिया इसका आरटीओ में रजिस्ट्रेशन नहीं है। आपने कहा ठीक है सीपीएम पॉलिसी दे रहे, लेकिन अब आपको ये एडिक्वेट सम इंश्योर्ड वाला फंडा पता नहीं है, और आपने उसमें मोटर की आईडीबी टेबल फिट कर दिया, और ऐसा होता है गलती। ये नॉर्मली गलती यही होती है सबसे ज्यादा। आरटीओ से रजिस्टर्ड नहीं है इसलिए तो आपने सीपीएम पॉलिसी दे दी, 4 साल पुराना इसलिए आपने 50% इसकी आईडीबी काट दी, 20 लाख का बीमा कर दिया। अब 20 लाख का बीमा किया है जिसकी वैल्यू आगे 50 लाख है, उसका 5 लाख का क्लेम आ गया, तो इंश्योरेंस कंपनी ने तो उसको 2 लाख भी नहीं देनी। इंश्योरेंस कंपनी क्या कहेगी कि बीमा 50 लाख का होना चाहिए। सर्वेयर जब सक्सेस करने आएगा तो कहेगा इसका बीमा तो 50 लाख का होना था, आपने इसका 50% का भी इंश्योरेंस नहीं कराया, तो अंडर इंश्योरेंस जितना है अब तक कट जाएगा। अंडर इंश्योरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? सम इंश्योर्ड अपॉन करंट रिप्लेसमेंट वैल्यू इनटू लॉस। और उसमें 20 × 50 × 5 करेंगे तो 2 लाख का लॉस आया, उसमें से भी फिर पॉलिसी क्लासेस करते हैं। तो ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है और इसी का सबसे ज़्यादा लॉस होता है। हाँ, एस्केलेशन क्लॉज होता है सीपीएम में,
पॉलिसी पीरियड में भी अगर कोई वैल्यू बढ़ती है तो वो ऑटोमेटिक कवर हो जाएगी अगर एस्केलेशन क्लॉज ले रखा है। इसी के साथ फ्लोटर लेना जरूरी हो जाता है उस केस में जहाँ पर कि कॉन्ट्रैक्टर की कई साइट्स चल रही हैं, तो प्रपोजल फॉर्म में उन सभी साइट्स का एड्रेस दे देना चाहिए। फिर वो किसी भी साइट पर उस मशीनरी को यूज़ करे, कोई चिंता की बात नहीं, पर उसको हर जगह पर उसका क्लेम मिलेगा। अब इनमें से मैं आपको कुछ और बताता हूँ। ये इस तरीके की मशीनरीज हैं जिनके आपके पास प्रपोजल आ सकते हैं कभी भी, क्योंकि ये सारे कमर्शियल यूज में आती हैं और कॉन्ट्रैक्टर से इनको यूज़ करते हैं और प्रोजेक्ट साइट पर ही यूज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल लॉन मूवर्स, लेडर्स, लेवलर्स, लड्रोना डोजर्स, प्रिजन बेंच, रेफ्रिजरेटेड कूलिंग यूनिट्स, ड्रैग लाइन एक्सकेवेटर्स, ड्रिलिंग रिग्स, डंपर्स, शॉवेल्स, स्केपर्स, रोड स्प्रिंकलर्स, रोड स्वेपर्स, टिपर्स, टावर वैगन्स, ट्री डोजर्स, ये सब मिस्टी कैटेगरी के व्हीकल्स। आपने देखे हैं या नहीं देखे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी इनमें से किसी भी मशीनरी का प्रपोजल आता है, गूगल में उसका नाम लिखिए, उसकी इमेज सर्च कर लीजिए, ये मशीनरी है, देख लीजिए। सीपीएम में जब आप उसका इंश्योरेंस कर रहे हैं, दो चीज़ें कस्टमर को बहुत क्लियर कर दीजिए। पहली चीज़, उसका सम इंश्योर्ड आज की करंट रिप्लेसमेंट वैल्यू पे होगा। दूसरी चीज़, आरटीओ से रजिस्टर्ड नहीं है तभी सीपीएम पॉलिसी में होगा। तीसरी चीज़, इसमें ट्रांजिट की रिस्क कवर नहीं है। आप उसके लिए अपना अरेंजमेंट कर लें, या तो मेरिन की ट्रांजिट पॉलिसी ले लें या इसको रोड रोलर से कैरी करें, इसको लेके मत जाइएगा। चौथी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, उसको ये भी बता दें साथ में कि इसमें थर्ड पार्टी लायबिलिटी मोटर पॉलिसी की तरह कवर नहीं होगी। आपको इसका मोटर पॉलिसी का और इसका थर्ड पार्टी लायबिलिटी का एड ऑन कवर दे रहे हैं। जितनी लिमिट आप सेलेक्ट करेंगे उतनी लिमिट कवर होगी। यह है सीपीएम पॉलिसी। अब आप में से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछिए। सर एक छोटा सा क्वेरी और है, जो थर्ड पार्टी का अपने एड ऑन कवर देते हैं वो यूजुअली 10% देते हैं ऑफ द सम इंश्योर्ड। मतलब अगर व्हीकल का कॉस्ट 40 लाख है तो अपने 4 लाख तक देते हैं, उससे ज्यादा यूजुअली अपने देते नहीं है। अंडरराइटर को तो 10% ही देंगे। तो ये 10% क्या एज पर स्टैंडर्ड है या आपने उसको बढ़ा सकते हैं? दैट इज अंडरराइटर्स प्रिविलेज। नहीं, नॉर्मली व्हाट इज द आफ्टर ऑल कंपनी टू कंपनी डिफर करती है ये लिमिट। कितना भी कंपनी अपने हिसाब से लिमिट दे सकती है, क्योंकि एओपी और एओए दोनों कस्टमर ने सेलेक्ट करनी है। अंडरराइटर बीइंग ऑन द सेफ साइड लिमिट कम भी कर सकते हैं, ये उनकी चॉइस है। नहीं, लेकिन इफ समबडी वांट्स, क्या मेरे को होता है ना उस पे 40 लाख का मेरा मशीन है, मेरे को 40 लाख का कवरेज चाहिए, तो दैट इज ऑन द अंडरराइटर्स हैंड। हाँ, तो प्रपोजल भेजिए। आप कंडीशनल हो सकता है, क्योंकि अंडरराइटर उसमें कुछ कंडीशन डाल सकता है, कर भी सकता है। ओके, लेकिन अंडरराइटर कर सकता है ना ये? Yes. राजीव इसके अंदर गाड़ी अगर सीपीएम में कर रहे हो, रोड पे तो चल नहीं रही, पब्लिक लाइबिलिटी तो आएगी नहीं। ओनली थिंग इज दैट व्हेन यू ऑपरेट इन पर्टिकुलर लोकेशन, आसपास की तो एक आधा लेबर या कुछ होंगे, उसके ऊपर हो सकता है ट्रांसलेशन। नहीं सर, ये जस्ट मैंने जनरल नॉलेज के लिए पूछा, और कोई चीज के और इसका कोई स्पेसिफिक आपका कहना है तो टैरिफ में ऐसा फिक्स नहीं है, लेकिन अंडरराइटर ऊपर देना वही चीज है, वही पूछो। मतलब एक दो बंदे ने 20% लिया था, मतलब अंडरराइटर से। हाँ, अंडरराइटर ने दिया, लेकिन होता है ना काफी वो करना पड़ा। तो वही पूछना चाहता है कि मतलब सेट ऑफ कंडीशन नहीं है, बट यस बेस्ड ऑन द अंडरराइटिंग प्रिविलेज एंड देयर अंडरस्टैंडिंग और पास्ट क्लेम एक्सपीरियंस ऑन पर्टिकुलर डेटा, उसके ऊपर देते हैं। बट नॉर्मली ट्रेन अगर कह सकते हैं 10% के ऊपर ज्यादा फोकस न करें। बहुत अच्छी पॉलिसी है, बहुत सेलेबल पॉलिसी है। आपको उसके लिए कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता, प्रीमियम क्रिएट नहीं करना पड़ता, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर्स के पास सारे कॉन्ट्रैक्टर जो भी प्रोजेक्ट साइट पर काम करते हैं, जो भी सिविल में या इरेक्शन में एंगेज्ड हैं, उन सबको पास ये मशीनरीज होती हैं और उन सबको उनका इंश्योरेंस भी कराना पड़ता है, क्योंकि बहुत हैवी कॉस्टली मशीनरीज हैं। दे कांट अफोर्ड द रिस्क ऑफ देयर ओन, इसलिए सब इंश्योरेबल। एनी अदर क्वेश्चन? गुड, आई होप क्लैरिटी इज देयर। तो प्रगन जी, Okay, sir. राइट, ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू एवरीवन।